हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस सेंटर दिल्ली में। मूल अधिकार के इस सीरीज में आज हम जानने वाले हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 29 एवं 30 ये बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसी चीजों के बारे में आप जानेंगे जो आप सोचेंगे मैंने ये सुना तो था, परंतु इसका प्रावधान इसके अंतर्गत है, ये मुझे नहीं पता था। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 29 को जानते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई थी और 1526 में मुगल सल्तनत की स्थापना या मुगलों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, तो यहां पे किसी भी समूह को या यूं कह लो मुसलमानों को छोड़ करके बाकी जितने धार्मिक लोग थे उनको वो आजादी नहीं थी। वो अपने ही देश में गुलाम के रूप में रहने लग गए। क्यों? क्योंकि इन आक्रमणकर्ताओं ने निरंतर उनका शोषण और उन पर दबाव बनाए रखा और यहां तक कि एक धर्म विशेष को लेकर के अपनी नीति और नियति स्पष्ट कर दी। तो अब सवाल उठता है, अनुच्छेद 29 का मेरे इस दिल्ली सल्तनत और मुगलों से क्या लेना? तो देखिए 29 की भाषा क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण करना। ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, कुल आबादी का सबसे न्यूनतम, कुल आबादी का जो सबसे न्यूनतम कुछ धर्म विशेष है उसको हम अल्पसंख्यक के आधार पर गिनते हैं कि पूरी आबादी 100 लोगों की है तो उसमें से 0.25% इस धर्म के लोग, 1.25 इस परसेंट के लोग, मोर देन 95% जो है वो एक धर्म विशेष के हैं। बाकी के 5% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। ये जो बाकी के 5% है यही है अल्पसंख्यक समुदाय। तो जब मुगलों ने अटैक किया या दिल्ली सल्तनत का हमला भारत पर हुआ तो यहां पर दबाया जाता था उस धर्म के लोगों को जो सत्ताधारी धर्म के विपरीत थे, या यूं कहो जो 1206 में दिल्ली सल्तनत आई, जो इस्लाम के विपरीत धर्म थे उनका शोषण हुआ। उनकी भलाई, उनकी जो तरक्की, उसके लिए कोई भी विचारधारा निकलकर सामने नहीं आई, चाहे वो बलबन हो या गौरी या खिलजी हो या तुगलक, सब ने अपनी ही धर्म विशेष की रुचि के हिसाब से काम किया। तो यहां पे सवाल आता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। तो अब देखिए, आपने सुना होगा हज यात्रा के बारे में, आपने सुना होगा हज यात्रा के बारे में। मुख्यतः जितने धर्म के लोग, अगर मैं मान लेता हूं कि अगर मेरी आस्था हिंदू धर्म में है तो वैष्णो देवी कश्मीर में है, मुझे कामाख्या जाना होगा असम में है, सोमनाथ जाना होगा गुजरात में है, नीचे अगर मुझे तिरुपति बाला जाना होगा तो वो दक्षिण भारत में है। बौद्धों की बात करूं, उनके लिए सारे आस्था गया में है। जैनों की बात करूं, उनसे संबंधित मोस्टली चीजें भारत में है। सिखों की बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह जी हो या जो भी हो, भारत और आसपास में वो मिल जाता है। लेकिन जब मैं इस्लाम की बात करूं तो कहा जाता है इस्लाम धर्म में उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है मक्का और मदीना, जो हज यात्रा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं अगर उन्होंने एक बार मक्का और मदीना की यात्रा कर ली, हज यात्रा कर ली, उनका जीवन सफल हो जाता है। और 29 की शब्दावली क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब यहां पे जो हज यात्रा है, यहां से अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक वर्ग का हज यात्रा उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो सरकार यहां पर उनके हितों के संरक्षण के लिए हज यात्रा में सब्सिडी देती है। और एक बार, सिर्फ एक बार, बाकी दूसरी बार आपको अपने पैसे से जाना है जाइए, एक बार सरकार आपको हज यात्रा पर भेजती है अपने खर्चे से, ताकि आप जा करके अपने जीवन के एकमात्र लक्ष्य की पूर्ति कर सके। यह है हज यात्रा का मुख्य उद्देश्य। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जैसे मैंने कहा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यहां पर किसी भी धर्म विशेष, किसी भी माइनॉरिटी विशेष
के हितों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार आएगी। यहां पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया हज यात्रा को लेकर के कि जब वो हज यात्रा के लिए जाते हैं तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत उनके हितों का संरक्षण केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार उनको हज यात्रा करवा करके उनके हितों का ध्यान रखती है। अगर मान लीजिए अगर हमारा कोई धार्मिक स्थल भारत से बहुत दूर होता और वहां जाना जीवन का 4 धाम की यात्रा में लूं, एक 3 धाम तो भारत में होता, चौथा धाम कहीं और होता भारत से बाहर, तो उसकी यात्रा हमारे लिए अनिवार्य होती। उसकी यात्रा के लिए सरकार हमारे हितों का संरक्षण करती। परंतु क्या प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में, या यूं कहूं जब तक अंग्रेजों का शासन था 1947 से पहले तक, क्या कभी अल्पसंख्यक के हितों का ध्यान रखा गया? कभी नहीं। ये वो भारतीय सरजमी है जिन्होंने 1950 के बाद अपने मूल अधिकारों में उन सभी धर्म विशेष, उन सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। जो अनुच्छेद 29 भी कहता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, जो हज यात्रा के रूप में हमने एक एग्जाम्पल के रूप में देखा। अब आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 की भाषा क्या है समझिएगा। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपने मदरसा का नाम सुना है? आपने सुना होगा मदरसा के बारे में, आपने सुना होगा सिखों के स्कूल के बारे में, आपने सुना होगा सिखों के स्कूल के बारे में। तो आपने कभी सुना ये मदरसा क्यों एस्टैब्लिश किया गया है? आखिर मदरसा या सिखों का जो होता है जहां पर उनको गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा दी जाती है, उसको क्यों स्थापित किया गया है? वास्तव में अनुच्छेद 30 कहता है कि उनके जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी प्रशासन व्यवस्था देखना और उनको स्थापित करना, ये अधिकार अनुच्छेद 30 उन्हें प्रदान करता है कि ताकि वो अपने धर्म विशेष को लेकर के लोगों के बारे में उसकी अच्छी जानकारियां दे सकें, उसके बारे में अच्छे चीजों को लोगों के सामने रखा जा सके। इसीलिए अनुच्छेद 30 ये कहता है कि आप स्थापित कर सकते हैं वैसे शैक्षणिक संस्थान, माइनॉरिटीज अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है, उसका प्रशासन देख सकता है। लेकिन याद रखें यहां पे शब्द माइनॉरिटी है। वो माइनॉरिटी अगर कोई मदरसा एस्टैब्लिश करता है या सिखों से संबंधित कोई स्कूल स्थापित करता है तो उसका प्रशासन, उसकी व्यवस्था देखना, उसका संचालन देखना उनके ऊपर जिम्मेदारी है। बहुत सारे राज्यों में मदरसा है जो राज्य के द्वारा नियंत्रित और उसको फंड दिया जाता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके, और इस पालन पोषण के द्वारा जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है, जो अनुच्छेद 29 कहता है, उसका ध्यान रखा जाए, वो अपने शैक्षणिक संस्थान को स्थापित कर सके। क्योंकि आप देख रहे हैं मदरसा और सिखों के द्वारा जो चलाए जा रहे बहुत सारे संस्थान हैं, और उसका प्रशासन भी चला सके। इसीलिए अनुच्छेद 29 और 30 का जो सार तत्व है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार की बात करता है। और ये दोनों अनुच्छेद 29 और 30, ये दोनों अनुच्छेद भी देश के उन्नति, प्रगति और विकास तीनों के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि बहुसंख्यक धर्म को छोड़ दे तो जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण भी भारत का संविधान करता है, उनके हितों का ध्यान भी भारत का संविधान देता है। उनके हित के लिए भी संविधान आगे निकल करके आता है, जो कि हमने ना दिल्ली सल्तनत, ना मुगल काल, ना अंग्रेजों के काल में देखा था। सभी धर्म विशेष के लोग व्यक्तिगत हित को साधने में लगे हुए थे, पर भारत ने सभी धर्मों के हित को, या यूं कहें सर्वधर्म संभव की नीति को अपनाते हुए आगे बढ़ा और इस देश में उनकी भूमिका को भी सबसे आगे लेकर के गए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप शिक्षा एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही वीडियो की सीरीज में हम पूरे के पूरे पॉलिटी के विषयों को छोटे छोटे परंतु महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें विदाई दें। धन्यवाद।